Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn a second lesson, India events after 1960. India events after 1960 मतलब इंडिया में 60 के बाद 60 से लेकर 2000 तक जितने भी इवेंट्स घड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो ये हमारा समझो इंडिया का मैप है। इंडिया हमारा इंडिया जो है, इंडिया के बारे में थोड़े से हम चर्चा करेंगे। इंडिया को 5 नाम से जाना जाता है, मतलब अपने भारत को 5 नाम से जानते हैं। जम्बू द्वीप, अल हिंद, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और भारत। ओके, 5 अपने देश के नाम हैं। तो भारत एक गणराज्य कहा जाता है और ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अपनी जो कंट्री है ये साउथ एशिया में आती है एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है। मतलब हमारे यहाँ पे जो अपने देश ने जो डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाली दुनिया में ये अपने कंट्री जानी जाती है। पॉपुलेशन अपने देश का 135 करोड़ है। हमारे देश का मोटो है सत्यमेव जयते। नेशनल एंथम है जन गण मन। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। अपने देश की कैपिटल दिल्ली है और अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। ओके, तो अपने देश में इवेंट्स आफ्टर 1960। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 सी। अपना देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। किसके चंगुल से? ब्रिटिशों के हाथ में हमारा देश था। तो 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। 15 अगस्त 1947 को हम अपना रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं। इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अपनाया इन 1950। 47 में हम फ्री हुए, फ्रीडम मिला हमको, और 1950 से आगे हम रिपब्लिक बन गए। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की गई। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम लोग को 2 years 11 months और 18 दिन लगे। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया की सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। सुप्रीम लॉ मतलब उसमें जो आर्टिकल लिखे हैं वो आर्टिकल के अनुसार ही हमारा देश चलता है। और हमारा आर्टिकल में 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल्स है। 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। तो 26 जनवरी 1950 में ये हमारी लागू हुई। और इस पहले जो इसमें देर वेयर 284 मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 284 मेंबर्स थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आज तक हमने 104 बार तक 104 टाइम्स तक अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस मतलब उसमें थोड़े से चेंज करके आर्टिकल में नए रूल्स हमने अप्लाई किए इसमें। और इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमारा देश जो है सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया है। ओके, एंड बिकम अ सॉवरिन डेमोक्रेटिक नेशन। देखो मैंने अभी बताया सॉवरिन हमारा देश बना। सॉवरिन मतलब क्या होता है? सॉवरिन मतलब स्वतंत्र।
सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब कि हमारे देश के ऊपर अभी किसी का राज नहीं होगा, मतलब जो भी कुछ हम डिसीजन लेंगे खुद से लेंगे, हमारे देश के ऊपर किसी का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब हमारे देश पे ब्रिटिशों का कंट्रोल था, अब इसके बाद एक्सटर्नल कंट्रोल कोई नहीं रहेगा। और हमारे देश में जो भी इंटरनल मैटर्स रहेंगे तो इसका निर्णय हमारा देश खुद लेगा। तो इन द सेंस इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, द कंट्री दैट हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट हो गया तो उसे हम सॉवरेन कहेंगे। तो सॉवरेन बन गया। द इंडियन सोसाइटी इज मल्टी कल्चरल। भारत की जो सोसाइटी है, जो समाज है, मल्टी कल्चरल है, बहुसांस्कृतिक, मतलब अनेक संस्कृति वाला, एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। और हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस भी है, लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। कोई कोई कंट्री में एक दो चीज चार ऐसे लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस है। करंटली द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंटेंट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, और समझो मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, ऐसे हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और हमारे देश में जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो है संस्कृत है। और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने लैंग्वेज है वो हिंदी है, 2 नंबर पे बंगाली है, 3 नंबर पे मराठी है, 4 पे तेलुगु और 5 पे तमिल, ऐसी बोली जाती है। तो मुझे आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे एक इंडियन लैंग्वेज ऐसी है, वो लैंग्वेज ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड है, स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ज़रा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स भी है, मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी रिलीजियस, मतलब हिंदू है, हिंदू का 79% हिंदू है, इस्लाम जो है 14% है, क्रिश्चियन 2.3 है, सिखिज्म जो है 1.7 है, बुद्धिज़्म 0.7 है, जैनिज़्म 0.4, उसके बाद जोरास्ट्रियनिज़्म, जुदाइज़्म, बहुत सारे रिलीजन्स है। एथनिसिटीज़ मतलब वंश, मतलब अलग अलग प्रांतों में हम अलग अलग लोग रहते हैं। पंजाब, सिंध, गुजराती, मराठा, हम कहते हैं ना एथनिसिटीज, वंश। तो जो मुख्य जो है तो वो है ही। उसके बाद आदिवासी, बंजारा, नोमैडिक ट्राइब, द्राविडियंस, गोवन कैथलिक, गुरखाज, इंडियन जूज, ईरानी, सिद्धीज, ऐसे सारे बहुत सारे हजारों एथनिसिटीज। इनमें मतलब क्या होता है, सोशल ग्रुप दैट हैज़ अ कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन, बहुत सारे वंश है। एंड कास्ट मतलब हजारों कास्ट तो है, इसका नाम अभी बताना। कास्ट लिव टुगेदर, हम भारत में एक साथ रहते आए हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद शुरुआती पीरियड में, इनिशियल पीरियड में, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ, हमारे भारत को बहुत सारे अलग अलग इश्यूज सॉल्व करने की ज़रूरत थी। कैसे प्रॉब्लम्स थे वो, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अंग्रेज़ों ने तो हमें पूरा लूट के चले गए थे, हमारा देश पूरा कंगाल बन गया था, मतलब कुछ भी बचा नहीं था, सब तरफ चारों तरफ गरीबी थी, हम अनडेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाते थे। तो वो इश्यू था। पॉलिटिक मतलब अस्थिरता थी। अभी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की हुई थी, लेकिन पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन की हमने निर्मित की, एस्टेब्लिशमेंट किया। एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और प्लानिंग कमीशन शुरू करने के बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। तो प्लानिंग कमीशन वाज द इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके,
विच फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान्स। हमारे जो भारत के जो 5 ईयर प्लान होते हैं, 5 साल में हमें कौन कौन से काम करने हैं, तो प्लानिंग करते हैं। समझा अभी 2020 चल रहा है, तो 5 साल में 2025 तक हमें कौन कौन से काम करने हैं, उसका हमें प्लानिंग कराना पड़ेगा। तो ऐसा ही प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करता है 5 ईयर प्लान का। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च 1950। 1950 में ये इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर अभी भी दिल्ली में है, उसका नाम योजना भवन है। लेकिन अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व किया है 17 अगस्त 2014 में। और इसका नाम जो नया नाम हमने दिया है उसको अभी नीति आयोग, क्या नाम दिया है, योजना आयोग बदल के नीति आयोग किया है। ओके, तो हमारे देश में जितने सारे रिसोर्सेस है उसका ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हम हमारे देश के लिए कैसा हो सकता है, इसका प्लानिंग हम करते हैं। और हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यूरोप में शुरुआत हुई एक्चुअली 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका में शुरू हुई थी। लेकिन हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेप्ट किया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो। ओके, वॉज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उसके जरिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया, और भारत में जो गरीबी है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, और हमारा जो इलेक्शंस है सक्सेसफुल होता है हर 5 साल बाद। एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, और हम क्या करते हैं कि इलेक्शन जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम हमारा फेथ जो है डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पे दिखाते हैं। मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम हर 5 साल बाद इलेक्शन सक्सेसफुली अटेंड करते हैं, कंडक्ट करते हैं और डेमोक्रेसी पे फेथ दिखाते हैं। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सोशल रिफॉर्म्स हम करते आए हैं, मतलब जो पुरानी चाली रीति होती है, कस्टम्स होती है, रूढ़ी होती है, परंपरा होती है, जो आज के ज़माने में अच्छी नहीं होती है, उसे हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं, उसके छोड़ के हम नए सोशल रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स क्या होता है, सोशल रिफॉर्म्स इज अ काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट दैट एम्स टू मेक ग्रेजुअल चेंज। को फास्ट चेंज नहीं होगा, वो ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। इन सोसाइटी में बहुत सारे हमने देखे कि ब्राह्मण समाज है, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने आर्य समाज था स्वामी दयानंद सरस्वती का, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन था स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया, सत्यशोधक समाज था ज्योतिबा फुले द्वारा। तो ऐसे सोशल रिफॉर्म्स हम आहिस्ता आहिस्ता करते आए हैं। हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर भी बहुत सारे, महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है थे, बाबा आमटे, बसवण्णा, विनोबा भावे, नारायण गुरु, पंडिता रमाबाई, पेरियार, ईवी रामास्वामी, छत्रपति शाहू महाराज, मदर तेरेसा वगैरह बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द वीकर सेक्शन। इसके अलावा वीकर सेक्शन जो है हमारे देश में कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर जो है, उसके उनके लिए भी हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं ऑफ द सोसाइटी वेयर सॉट टू बी इम्प्लीमेंट, और उसको हमने प्रत्यक्ष में लाने की कोशिश की है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, 1960 के बाद क्या हुआ, इन द डिकेड ऑफ द 1960s, 1960 के डिकेड में, दशक में, 10 सालों में, सेवरल इवेंट्स ऑकर्ड विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत सारी घटनाएं घटी जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, भारत के पॉलिटिकल सिचुएशन पे। ऐसे कौन सी घटनाएं घटी, द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन, जो गोवा, दीव, दमन थे, वेयर फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल, वो पोर्तुगीज रूल से फ्री हुए, मतलब
गोवा दीव दमन पे पोर्तुगीज रूल था। यहाँ इसका मतलब ये है हमारे देश पे कौन कौन से देश आए थे यूरोप में से। जो ब्रिटिश तो बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ही 90% ब्रिटिशों का राज था। फ्रेंच थे, डच थे, पोर्तुगीज थे। अभी जो गोवा हम देखते हैं तो गोवा पे पोर्तुगीजों का रोल था। तो देखो यहाँ पे मैप में ये जो गोवा है, यहाँ पे गोवा, ओके, गोवा की जो है कैपिटल पणजी है समझो। तो ये गोवा और यहाँ पे समझो देखो यार दीव दिखता है, दीव और दमन, ये दीव और दमन देखो यहाँ पे दीव दमन, ये बीच में खंबात का अखात बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ खंबात। तो इसमें दीव दमन और गोवा, इस पे पोर्तुगीजों का राज था। तो 1960 तक वो इधर ही थे। 1947 में ब्रिटिश लोग छोड़ के चले गए पूरा इंडिया, लेकिन गोवा में और दीव दमन में या पोर्तुगीज अभी भी थे। तो वो 1961 में छोड़ के चले गए। गोवा जो अपना अभी जो स्टेट है हमारा, एक छोटा स्टेट है गोवा, इज द स्टेट ऑन साउथ वेस्ट कोस्ट पे अपने कोंकण एरिया में है। इट इज़ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट, और भारत का सबसे छोटा स्टेट है। और इसका फॉर्मेशन बाद 30 में 1987 में हुआ। वो फ्री हुआ 1961 में, लेकिन वो बना 1987 में। उसकी कैपिटल पणजी है, मैंने अभी आपको दिखाया। लार्जेस्ट सिटी वास्को द गामा है, उसको वास्को भी कहा जाता है। और गोवा में खाली 2 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? खाली 2 जिले वाला ये राज्य है। उसके सीएम जो अभी है वो प्रमोद सावंत है, बीजेपी के प्रमोद सावंत है। और उनके ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कोंकणी है, और वहाँ पे कोंकणी के अलावा मराठी, इंग्लिश भी बोली जाती है। तो गोवा दीव दमन ये हमारे पोर्तुगीजों से दीव और दमन के बारे में समझो इन्फॉर्मेशन लेनी, तो ये भी अभी हमारे यूनियन टेरिटरीज। दमन और दीव वेयर फॉर्मर पोर्तुगीज कॉलोनीज वो थे। और वो अभी मैंने दिखाया खंबात के गल्फ से वो सेपरेट होती थी, और उन पे कोली लोगों का राज था। वहाँ पे कोली लोग थे। कैपिटल उसकी दमन है। और यहाँ पे भी गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश बोली जाती है। वो पोर्तुगीजों से फ्री हुए। पोर्तुगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। भारत में आने वाले जो लोग थे पहले, ब्रिटिशों के पहले, वो पोर्तुगीज थे। और वास्को द गामा जो था वो कालीकत के मलबार कोस्ट में पहुंचा कभी 1498 में वास्को द गामा आया था 1498 में। और जो उन्होंने पोर्तुगीज ने क्या किया, वहाँ पे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फोर्ट इन कोचीन में अपनी पहला फोर्ट उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ही रिसीव्ड, वहाँ पे जो लोकल रूलर था झामोरिन करके, झामोरिन ने उसका ग्रीट किया, उसको स्वागत किया और उसे वहाँ पे व्यापार शुरू करने की अनुमति दी। ओके, बाद में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, जो पहला वाइसराय था पोर्तुगीज लोगों का। और ऐसे इस तरह 1961 में पोर्तुगीज लोग छोड़ के चले गए, और पोर्तुगीज हमारे भारत का एक फेडरेशन का हिस्सा बन गया। फेडरेशन मतलब क्या होता है? फेडरेशन इज आल्सो नोन एज फेडरल स्टेट। मतलब भारत में अपने बहुत सारे 29 स्टेट्स है, तो 29 स्टेट्स मिलके हम लोग एक देश बना है, तो हम उसको फेडरेशन कहते हैं। तो वो हमारा गोवा फेडरेशन का हिस्सा बन गया है। ओके, तो टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और प्रॉब्लम कौन सा था? इंडिया एंड चाइना का टेंशन था ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर पे। देखो यहाँ पे ये हमारा चीन, यहाँ ऊपर चीन है और ये हमारा देश है इधर यहाँ पे। तो अपने नॉर्दर्न साइड में देखो यहाँ पर नेपाल है, और ये हमारा मैप है। यहाँ पे तिबेट दिखाई देता है हमको, तिबेट। ओके, नेपाल के ऊपर ये तिबेट है। तो हमारा जो बाउंड्री देखो यहाँ पे, ये जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश है इधर ये सटीक है हमारा चीन के यहाँ पे है। तो यहाँ पे टेंशन, और यहाँ पे देखो यहाँ पे
जम्मू और कश्मीर के बाजू में चीन, यहाँ बाउंड्रीज हमारे यहाँ पे ज्वाइंट होती है। तो चीन और भारत में टेंशन पैदा हुआ बॉर्डर पे, विच हैड बीन राइजिंग सी 1950। 1950 से टेंशन पैदा हुआ ज़्यादा। 1950 से क्यों? क्योंकि वहाँ क्या किया, चीन चीन लोगों ने, समझो ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत को चीन ने किया 1950 में, ये पूरा देश को अपने कब्जे में लिया। अभी तिब्बत चीन के कब्जे में, तिब्बत अलग सा देश नहीं है अभी। तो 1950 के पहले वो कहा जाता था, वो हमारा पड़ोसी देश था, हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज था और तिब्बत के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। लेकिन ब्रिटिश यहाँ से जाने के बाद चीन ने क्या किया, तिब्बत को अपने कब्जे में लिया। और तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, तो वो भारत में आश्रय के लिए आ गए। तो हमारे तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनको पनाह दी, तब से वो हमारे देश में रह रहे। कौन? दलाई लामा। और बहुत से तिब्बतियन लोग पूरे वर्ल्ड में अभी स्प्रेड हुए और उनको चाहते हैं कि तिब्बत चीन से मुक्त हो जाए। तो तिब्बत जो इन्होंने चीन में अपने कब्जे में लिया और हमने क्या किया, दलाई लामा को अपने देश में पनाह दी। तो इसके वजह से चीन हम पे बहुत मतलब टेंशन में था। दोनों देश के बीच में टेंशन बढ़ रहा था। कल्मिनेटेड इनटू द वॉर ऑफ 1962। और उसका जो कल्मिनेट रिजल्ट क्या हुआ 1962 में, बिटवीन टू कंट्रीज, हमारे देश में और चीन में, भारत चीन में युद्ध हुआ। ओके, तब हमने बहुत सारा उसको जो टेंशन था ख़त्म करने की कोशिश की। हमारे तब के देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ। और 1962 में हमारा युद्ध हुआ, उसमें दिस वॉर वाज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। तो वो जो युद्ध है वो मैकमोहन लाइन पे हुआ। मैकमोहन लाइन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये तिब्बत है, तो तिब्बत ये ऐसा था यहाँ पे। तो ये 1914 में यहाँ पे समझो शिमला है, यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश में शिमला जो है वो शिमला एग्रीमेंट में हुआ था 1914 में। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था, ये मैकमोहन लाइन, यहाँ पे मैकमोहन लाइन, यहाँ देखो यहाँ है मैकमोहन लाइन, ये हमारे भारत का यहाँ तक बाउंड्री है, ऐसे 1914 में डिसाइड किया था। 1914 में तब तिब्बत और भारत के जो राजनीतिक तज्ञ थे उन्होंने उसको मान्यता दी थी। लेकिन 1950 में तिब्बत को जब चीन ने कब्जा किया, तो चीन कहने लगा कि हमें ये लाइन मंजूर नहीं है, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश हमारे हिस्से में है। तो यहाँ पे कल परसों हमने देखा 1-2 महीने पहले जो भी क्राइसिस हुआ तो यहाँ पे हुआ था। ओके, तो इसी वजह से हमारा और चीन का 1962 में युद्ध हुआ मैकमोहन लाइन पे। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत स्वतंत्र होने के बाद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, लेड द कंट्री, उन्होंने अपने देश की कमान संभाली। तो पंडित नेहरू के बारे में थोड़ा कुछ कहा जाए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एंड ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम इंग्लैंड एट हैरो स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इन लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज भी हो गए थे कैम्ब्रिज से, उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी शिक्षा पूरी की। और ओके, तो बच्चे लोग उन्हें चाचा नेहरू कहा कहते थे, चाचा नेहरू। और नवंबर 14 जो है वो हम क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। नेहरू जी का जन्मदिन था नवंबर 14, तो चिल्ड्रंस डे भी हम मनाते हैं, बाल दिवस उसको हम हिंदी में कहते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये उनकी एक किताब है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये दूसरी किताब है, और उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री, उन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया
ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो वो भारत के फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट कहा जाता है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि बाकी सारे देशों से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, वो जो डिसाइड किया जाता है वो फॉरेन पॉलिसी में होता है। 1945 में समझो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद समझो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यूरोप कंट्रीज़ में, यहाँ पे यूरोप कंट्रीज़ में। तो यूरोप कंट्रीज में होने के 5, 7, 6, 5.5 साल तक ये युद्ध यहाँ पे हुआ था। सारे वर्ल्ड ने उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो जहाँ पे युद्ध हुआ वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पे सारे जितने देश थे उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई, और जो बाहर के देश, मतलब यहाँ समझो वेस्ट में अपना अमेरिका है और ईस्ट में समझो रशिया है, तो ये दोनों देश अभी सुपर पावर की रेस में लग गए। सुपर पावर की रेस में लग गए, कौन सुपर पावर बनेगा। तो बहुत सारे देश समझो, कोई अमेरिका के गुट में चला गया, कोई देश रशिया के गुट में चला गया, और दुनिया में 2 गुट निर्माण हो गए, और 2 गुट में कभी भी युद्ध हो सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं थी। तो उस टाइम हमारे भारत ने क्या किया, मतलब पंडित जी नेहरू ने कि डिसाइड किया कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर किसी गुट में जाएंगे तो हो सकता है हमारा देश अभी फ्रीडम हुआ है, अभी हम उभर रहे हैं, तो उसका नुकसान हमें फिर से हो सकता है। तो उन्होंने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू किए। नॉन अलाइन्ड मतलब हमें किसी से अलाइन नहीं करना है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू की, और वो मतलब इन दोनों से दूर रहे, हमें किसी के गुट में जाना नहीं, किसी की दुश्मनी नहीं मोल लेने का नहीं है, ऐसा करके। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी है हमारा, फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट। उन्होंने जो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में करने की कोशिश की है वो महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे इन 1964, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत 1964 में हुआ, क्योंकि 1962 में हमारा चीन से युद्ध हुआ था, और उसका बहुत बड़ा असर उन पे हुआ था, और उसकी वजह से शायद उनका निधन हो गया। बाद में लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 एट मुगल सराय इन यूपी, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। हिज फादर्स नेम वॉज शारदा प्रसाद और मदर्स नेम वॉज राम दुलारी देवी। ओके, एंड लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो महात्मा गांधी जी के फॉलोवर थे। उन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में हिस्सा लिया, और जब हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट एंड होम मिनिस्टर बन गए। ट्रांसपोर्ट एंड होम मिनिस्टर बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में। तो और उनके डेथ के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए 1964 में, उनको भारत रत्न भी मिला था। ओके, सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और उनके टेन्योर में, उनके पीरियड में इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर। अब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ ओवर कश्मीर इश्यू इन 1965। देखो 1965 में कश्मीर के इश्यू से हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। अभी पाकिस्तान को क्या लगा, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भाई चीन ने उनको हराया है, भारत को हराया है ना, तो हम भी हरा सकते हैं। उनका तो कश्मीर उनको चाहिए था। हाँ, तो समझो यहाँ पे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, यहाँ पे समझो बांग्लादेश है। तो वो चाहते थे ये जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा उनको लगता था। अभी तक भी इस इश्यू पे हम बहुत सारे समझो उनके साथ छोटे मोटे बैटल टाइप वॉर होते रहते हैं। तो इसके ऊपर से समझो 1940
जब हम 47 में हमारा देश फ्रीडम फ्री हुआ तो उस टाइम हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 प्रिंसली स्टेट थे, ध्यान में रखो। वो मतलब 40% ऑफ एरिया, 40% ऑफ एरिया वो छोटे मोटे राज्यों के किंग्स के कब्जे में था। 60% एरिया ब्रिटिश रूल था, है ना, ब्रिटिश रूल 60% एरिया पे था और 40% प्रिंसली स्टेट के कब्जे में था। लेकिन प्रिंसली स्टेट पे भी ब्रिटिशों का रूल था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग चले गए तो सब प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया में इमर्ज हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर और समझो हैदराबाद और समझो जूनागढ़, ये जो है जूनागढ़ वगैरह, ऐसे 2-4 जो स्टेट थे, बड़े बड़े स्टेट थे, वो भारत में डिज़ोल्व होने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन बाद में हैदराबाद पे थोड़े हमने मिलिट्री ऑपरेशन करने के बाद उसको डिज़ोल्व कर दिया। जूनागढ़ भी हमारे यहाँ आया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पे थोड़े 370 का आर्टिकल उसका अलग सा स्टेट करके हमने इसको एक स्पेशल रिकग्निशन दिया। उसके तब के राजा ने क्या किया, एट लास्ट उन्होंने सोचा कि भाई मुझे इंडिया में जाना है। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे मेजॉरिटी मुस्लिम पीपल थे। राजा हिंदू था लेकिन लोग मुस्लिम थे। तो पाकिस्तान को लगता था कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो मुस्लिम है तो कश्मीर हमारे यहाँ आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ये कश्मीर हमें भारत में आने के लिए चाहता था, तो इसलिए वो बहुत सारा प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट हुआ। लेकिन एट लास्ट हमने देखा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और दूसरी जो लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो हमें हमारे भारत का हिस्सा बन गए। ओके, तो इसके वजह से 1965 में हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ। तो सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। अभी मैंने बताया आपको कि सोवियत यूनियन मतलब रशिया, वहाँ का जो रशिया था, ओके, रशिया देखो यहाँ पे बहुत बड़ा रशिया है। हमारे यहाँ नीचे साउथ एशिया में हम भारत है और रशिया यहाँ पे है। तो अभी बड़ा देश होने के कारण, पावरफुल होने के कारण हमारा प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के साथ वो सॉल्व करने के लिए रशिया ने मीडिएट करने की कोशिश की कि ठीक है भाई, मैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वगैरह, है ना। तो मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो उस हमारा देश तो समझो खेती प्रधान है, तो खेती ज़्यादा की 70% हमारी इकोनॉमी जिस खेती के ऊपर जो अनाज है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो उनको एनकरेज करने के लिए जय किसान, और जो हमारे जवान थे उनको इनकरेज करने के लिए जय जवान, ऐसे हमने स्लोगन दिया। विथ विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इसमें हमने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को एंड इंडियन फार्मर्स को हाईलाइट करने की कोशिश की। लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथ इन हिज लास्ट एट ताशकंद इन 1962। तो कि भारत और पाकिस्तान का जो बीच का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उज़्बेकिस्तान, देखो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है और यहाँ ताशकंद दिखता है। अभी उज़्बेकिस्तान रशिया का पार्ट नहीं है, अलग देश बन गया है, लेकिन वो पहले 1990 तक वो रशिया का ही हिस्सा था। तो यहाँ पे कुछ चर्चा करने के लिए हमारा जो लाल शास्त्री थे वो वहाँ गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनका यहाँ पे देहांत हुआ। ओके, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। और लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने के बाद इंदिरा गांधी हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 में। तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। इंदिरा, उनका नाम प्रियदर्शिनी भी था, इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। शी वॉज डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी की जो कन्या थी। शी वॉज फर्स्ट एंड टू डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब आज तक अपना देश इंडिपेंडेंट होने के बाद एकमेव, मतलब अभी तक तो
पहली और लास्ट ही महिला प्राइम मिनिस्टर थी। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1964। 1964 में कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट भी रही थी। शी प्लेड ए मेजर रोल टू सेपरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, और उन्होंने जो पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान करके है, उसको सेपरेट करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो उनके नाम से इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी नाम उनके नाम से हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं। शी वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1971। ओके, ड्यूरिंग हर टेन्यूअर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। तो जब हमारा देश फ्री हुआ, जब हमारा देश फ्री हुआ तो भारत और पाकिस्तान ऐसा दो देश निर्माण हुए, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन ये देखो, हमें पाकिस्तान यहाँ पे है, इस साइड पाकिस्तान है और यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ओके। लेकिन पाकिस्तान का मतलब ये हमारा ईस्ट साइड है। इस साइड को हम पूर्व कहते हैं, मैप में इस साइड को पश्चिम कहते हैं, निचले हिस्से को हम दक्षिण कहते हैं, निचले हिस्से को, और ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ। ओके, तो ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिलके पाकिस्तान था उस टाइम 1947 में। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बांग्ला बोलने वाले थे। समझो यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, देखो हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल था। यहाँ पे उनकी बोली भाषी बांग्ला थी, बांग्ला, ओके, और यहाँ पे उर्दू थी, समझो ये। तो ये उसकी वजह से, इकोनॉमिक वजह से ये इनको सपोर्ट नहीं करते थे। कौन? ये वाले वेस्ट पाकिस्तान इनको ऑपरेस करने की कोशिश करता था हमेशा। तो इन लोगों को लगता था कि भाई हमें इनसे छुटकारा पाना चाहिए, और इनके जुल्म से यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग हमारे देश में भी फिल्टर हो रहे थे, मुझे आ रहे थे रेफ्यूजी बन के, उनका बांग्लादेश छोड़ के। तो उनके लगने लगा कि हमें पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, तो ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई ईस्ट पाकिस्तान में। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पे हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट शुरू की थी, है ना, उस तरह से मूवमेंट ईस्ट पाकिस्तान में शुरू हुई। वो किसके अंडर में? शेख मुजीबुर रहमान के अंडर में। तो शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशंस। जैसे हमारे भारत में अपने गांधी जी, महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन, पितामह कहते हैं, सॉरी, हाँ। तो उस तरह मुजीबुर रहमान को भी वहाँ बांग्लादेश में फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। ओके, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड लेटर बिकम पीएम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जब बना तो बाद में वो पीएम बने। उनका निक नेम था बंगबंधु। क्या नाम था? बंगबंधु। बंगबंधु मतलब फ्रेंड ऑफ बंगाल। उनको मुजीब के नाम से भी जाना जाता था। शेख मुजीब भी उनको कहा करते थे। तो उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया। उनके बेटे का नाम है शेख हसीना इज़ द करंट लीडर ऑफ अवामी लीग। वो अब अवामी लीग की करंट लीडर है और वो बांग्लादेश की अभी प्राइम मिनिस्टर बन गई है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो फ्रीडम चाहती थी। मतलब उन्होंने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। मुक्ति बाहिनी क्या है? ऑल्सो नोन एज बांग्लादेश फोर्स, बांग्लादेशी फोर्स कहा जाता है। एंड उसका पहला नाम था मुक्ति फौज। ओके,
तो मुक्ति वाहिनी को हम फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जा सकता है, फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द वॉर ऑफ लिबरेशन। तो 1971 में इंडो पाक का वॉर जो हुआ, 1971 में इंडो पाक जो वॉर होने के बाद द मुक्ति वाहिनी बिकेम पार्ट ऑफ बांग्लादेश इंडिया अलाइड फोर्सेस। मतलब मुक्ति वाहिनी भारत और बांग्लादेश की जो अलाइड फोर्स बन गई थी 71 में, उसमें वो शामिल हुई थी। तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान फ्री हुआ और बांग्लादेश बन गया। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल। ये जो क्राइसिस हो रही थी, क्राइसिस का जो इफेक्ट भारत पे भी हो रहा था, बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज कम टू इंडिया। मैंने अभी बात को बताया, बहुत सारे रेफ्यूजीज मतलब निर्वासित। रेफ्यूजी मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स टू लीव देयर कंट्री, कि अपना देश छोड़ने के लिए उनको बाध्य किया जाता है, और वो किसी वॉर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से अपना देश छोड़ के दूसरे देश में पनाह लेते हैं, उसको हम रेफ्यूजी कहते हैं। ओके, तो अभी समझो इन लोगों का क्या होता है तकलीफ, जिस देश में वो जाते हैं तो उनको बेसिक नीड्स देनी पड़ती है। समझो फूड हो, क्लोथिंग हो, हेल्थ केयर हो, शेल्टर, हाउस होल्ड, हाइजेनिक आइटम्स, क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, वो सब सारी उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सारा जो प्रेशर आता है वो होस्ट कंट्री पे आता है। होस्ट कंट्री मतलब जिस देश में वो पनाह लेते हैं उस कंट्री में वो उसका प्रेशर आता है। इसकी वजह से भारत ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प किया और अंत में जाके बांग्लादेश बन गया। ओके, तो नेक्स्ट 1970 के बाद द 1971 वॉर बिकेम इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। मैंने अभी आपको बताया कि 1971 में जो वॉर हुआ उसका जो परिणाम हुआ वो बांग्लादेश के क्रिएशन में हुआ, मतलब बांग्लादेश एक अलग देश निर्माण हुआ। तो टुडे जो बांग्लादेश जो है इस फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। और समझो पहले जो पाकिस्तान निर्माण हुआ था वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, मैंने अभी बताया। देयर वेर मेनी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट हुई थी। तो द मूवमेंट टू लिबरेट बांग्लादेश, कि हमें बांग्लादेश लिबरेट करना है, तो इससे वो मांग होने लगी। दिस मूवमेंट ट्राइड टू फ्री बांग्लादेश फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान का जो डोमिनेंस था ईस्ट पाकिस्तान में, उससे वो फ्री होना चाहते थे। इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश को इंडिया ने हेल्प किया इन इट्स फ्रीडम स्ट्रगल एंड बांग्लादेश फॉर्म 1971। ओके, एज पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टू यूज एटॉमिक एनर्जी, कि भारत एटॉमिक एनर्जी जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, वो जो पॉलिसी है फॉर पीसफुल पर्पज़, लेकिन हमें जो एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ये जो हमारी पॉलिसी है। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस, कि हमने क्या किया, एटॉमिक डिवाइस का एक परीक्षण किया। कहाँ पे? पोखरण में। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान। 1974 में कि हमने जो एटॉमिक एनर्जी का सफल परीक्षण किया। पोखरण जो है वो एक विलेज का नाम है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। देखो यहाँ पे जैसलमेर है और यहाँ पे पोखरण है। ओके, पोखरण में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पोखरण में ये हमने उसका परीक्षण किया। और इट इज़ द रिमोट विलेज, एक रिमोट लोकेशन है, थार डेजर्ट में है। डेजर्ट का नाम थार है, राजस्थान में है। तो पोखरण 1 इसका नाम था ऑल्सो नोन एज, उसको हमने, उस टेस्ट को नाम ने स्माइलिंग बुद्धा करके नाम दिया था। वो 18 मई 1974 में हुआ था, बुद्ध जयंती के अवसर पर। ओके, इन 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक।
सिक्किम के लोग थे, वो चाहते थे कि हमें इंडियन रिपब्लिक में आना है। तो समझो देखो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम ये हमारा सिक्किम स्टेट है, गंगटोक इसकी कैपिटल है। तो 1975 में ये स्टेट पहले उनको लगता था कि हमें फ्री होना चाहिए, हमें भारत में नहीं जाना है, लेकिन 75 में हमारे देश में वो शामिल हुए, फेडरेशन का एक हिस्सा बन गए। ओके, सिक्किम इज अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बॉर्डर टू बाय भूटान। उसके बाजू में भूटान है, तिब्बत है, नेपाल है, उसकी कैपिटल गंगटोक मैंने अभी आपको दिखाई। इट इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड बुद्धिज़्म की वजह से वो जाना जाता है। 1975 में वो हमारा 22nd स्टेट बन गया, 22nd स्टेट बन गया। उसके सीएम प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग। और उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट का ये स्टेट है, 4 डिस्ट्रिक्ट। उनके गवर्नर गंगा प्रसाद है। और यहाँ पे इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेपचा ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेपचा। तो सिक्किम ने वोटेड फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक एंड सिक्किम बिकेम फुल फ्लेज्ड स्टेट इन इंडियन फेडरेशन। और भारत के इंडियन फेडरेशन का वो एक स्टेट बन गया। ओके, ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल। और इसी डिकेड में हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिटिकल बन गई, अनस्टेबल बन गई, अस्थिर बन गई। द इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने गेव द वर्डिक्ट, एक ऐसा वर्डिक्ट दिया, ऐसा कि निकाल दिया इन 1974 में, क्या इंदिरा गांधी जो है द देन प्राइम मिनिस्टर, तब की वो प्राइम मिनिस्टर थी, हैड मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी, कि उन्होंने ड्यूरिंग हर इलेक्शन कैंपेन, अपने इलेक्शन कैंपेन में जो प्रचार होता है, इस इलेक्शन प्रचार में क्या किया, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ किया। गवर्नमेंट मशीनरी मतलब क्या है, गवर्नमेंट के जो अंडर होती है, जो इंस्टीट्यूशन होती है, पुलिसमैन हो, लॉ हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उन सब का मिसयूज़ किया है। उनके समझो गाड़ियाँ होती है ना, तो इसका उन्होंने दुरुपयोग किया, ऐसा उनके ऊपर ब्लेम किया। इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट, और इसके वजह से देश भर में स्ट्राइक होने लगे, उनकी तरफ आंदोलन होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यही पीरियड में द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गई ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण जी ने उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई। ये जयप्रकाश नारायण कौन थे, ही वॉज पॉपुलर नोन एज जेपी, उनको शॉर्ट फॉर्म में जेपी भी कहा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है। ही वॉज वन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ही एन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे। और उनको बाद में जाके भारत रत्न अवार्ड भी मिला 1999 में, और रेमन मैग्सेसे भी अवार्ड उनको मिला था। तो उन्होंने अपने क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण मतलब उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ में काम किया था। तो उनके नेतृत्व में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, मूवमेंट होने लगे। द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सनड, और हमारे देश की कायदा सुव्यवस्था की स्थिति जो है बहुत ही बिगड़ गई। एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और हमारे देश में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि भारत में अगर अस्थिरता निर्माण होती है तो हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है वो आर्टिकल 352 के तहत 352 वो इमरजेंसी इम्पोज की गई। और वो कब की जाती है नेशनल इमरजेंसी, अगर थ्रेट हो टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत को अगर किसी सुरक्षा पे कोई थ्रेट हो सकता है, और एनी टेरिटरी ड्यू टू वॉर की वजह से वो एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई देश हमारे देश पे आक्रमण करता है
या कोई आर्म्ड रिबेलियन, हमारी कोई आर्मी कोई रिबेल करती है, इस सिचुएशन में इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ऐसा इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लागू की। हमारे देश में ऐसे 3 बार इमरजेंसी लागू की है। पहली थी वो 1962 से लेके 1968 तक, वो इंडिया चाइना के वॉर के टाइम। दूसरी 1971 में 1972 तक इंडो वॉर पाक के टाइम। और जो तीसरी ये 1975 से लेके 1977 तक, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंदिरा गांधी लागू की थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी। ओके, ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड, और यही टर्बुलेंट आपातकालीन पीरियड में, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, कि भारत के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वेर सस्पेंडेड, वो सस्पेंड हो गए, मतलब कैंसिल हो गए। मतलब फंडामेंटल राइट्स हम लोग कौन सा है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा मत व्यक्त करने का स्वातंत्र्य। हम सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते उस टाइम। अगर कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोले तो उसको जेल में डाला जाता था। कोई वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ कोई आर्टिकल आता था तो उनको जेल में डाला जाता था। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इस दौरान सब राइट्स हमारे सस्पेंड किए गए। ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन्ड। ठीक है, इमरजेंसी लागू की, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन तो डिसिप्लिन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो हमारा जो प्रशासन होता है, प्रशासन तो अच्छा हो गया, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड। ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब जो मानव को आदमी जब जन्मतः जो बाय बॉर्न उसको जो अधिकार होता है, वो अधिकार रिस्ट्रिक्ट किए गए। मतलब राइट टू लिव विद डिग्निटी, स्वाभिमान के साथ जीने का जो राइट है वो, फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार करने का स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म पालने का स्वातंत्र्य, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का होने लेने का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यहाँ से वहाँ जाने का, मूवमेंट करने का स्वातंत्र्य, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी खरीदी करने का स्वतंत्र है वो, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय करने का। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, वो सारे रिस्ट्रिक्टेड हो गए उस दौरान। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 77, मैंने अभी आपको बताया। एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड, और उसके बाद जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी। और अभी अभी इमरजेंसी लागू की थी, उसके बैकड्रॉप पे, पार्श्वभूमि पे मेनी अपोजिशन पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज, अभी तो इंदिरा गांधी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी, और वो उसी पार्टी की सत्ता उस टाइम पे थी। लेकिन बाकी सारे अपोजिशन पार्टी जो थे छोटे मोटे, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी हो, बाद में समझो जनसंघ हो, लोकदल हो, भारतीय लोकदल, वो सारे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड जनता पार्टी, और उन्होंने सारे एक साथ आके जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई। ओके, द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली कंप्लीटली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म्ड जनता पार्टी। और जो सारे अपोजिशन पार्टी एक जगह आके जो उन्होंने जनता पार्टी बनाई थी, वो पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हरा दिया। ओके, उसके जनता पार्टी के फाउंडर थे उस टाइम जयप्रकाश नारायण, है ना। इन 1977 जनरल इलेक्शन पार्टी डिफीटेड द कांग्रेस एंड मोरारजी देसाई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोरारजी देसाई जो ये उनके बारे में थोड़ा सा समझो, मोरारजी रणछोड़जी देसाई, ही वॉज द फोर्थ पीएम ऑफ इंडिया। ओके, एंड ही हेल्ड मेनी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट सच एज सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट के वो पहले सीएम भी रह चुके थे बिफोर 1960 में। बाद में भारत के वो होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए। कौन? मोरारजी देसाई। उनको भारत रत्न भी मिला था 1991 में। और पाकिस्तान का जो
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशान ई पाकिस्तान, निशान ई पाकिस्तान भी उनको मिला था। ओके। एंड जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी उम्र 81 ईयर्स थी। वो ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है उनको, ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, बट द अंडर हिज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट, लेकिन उनके लीडरशिप में जनता पार्टी की सत्ता गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। अभी वो बहुत सारे पक्ष आके उन्होंने जनता पार्टी बनाई थी, तो उनमें से डिफरेंसेस होने लगे, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ मंत्री बनना था, तो उनकी वजह से वो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और चरण सिंह सक्सीडेड हिम। उनके बाद चरण सिंह आए, क्योंकि चरण सिंह तो नाखुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था चरण सिंह को। लेकिन जेपी ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण जी ने मोरारजी देसाई को बनाया था, तो चरण सिंह नाराज हुए थे। बाद में वो चरण सिंह बन गए, तो चरण सिंह, इनको चौधरी चरण सिंह भी कहा जाता है, और ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979 से 80 तक। और उनको चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स भी कहा जाता है, चरण सिंह को चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स। ओके, ठीक है। तो बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज शॉर्ट लिव्ड वन, लेकिन उनका भी गवर्नमेंट था वो शॉर्ट लिव्ड था। इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड वंस अगेन 1980, और बाद में 80 में फिर एक बार इलेक्शंस हुए, एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू पावर अगेन। और 80 में जनता पार्टी की हार हुई, और फिर एक बार इंदिरा गांधी की पार्टी जीत के आई और पावर में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार पावर में आई। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इफ़ यू अंडरस्टूड इट देन लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, please tell me in comment box. Thanks for watching till the end. Have a nice day. Best of luck for your exam. May your dream come true. And if you like it, then subscribe my channel. Okay, thanks.